हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम सभी बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में। भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक जिसे कहा गया, अशोका द ग्रेट अशोका जो है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, सम्राट अशोक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौर्य वंश के यह एक शासक थे सम्राट अशोक, और भारतीय इतिहास के सबसे महान शासक इन्हें माना जाता है सम्राट अशोक को। तो आज हम इनके बारे में बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग सी वीडियो की। और आज का टॉपिक है सम्राट अशोक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मगध साम्राज्य हमारा चल रहा है, उसमें मैं आपको मौर्य वंश के बारे में बता रहा था। और मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया है। और हमने किसके बारे में पढ़ लिया है दोस्त? तो आप कहेंगे हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया है। आज बारी है सम्राट अशोक के बारे में पढ़ने के लिए। आदित्य बैच की क्लास नंबर 26 से चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं सम्राट अशोक की बात करूं तो इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इनके जन्म की तिथि लिखना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लीजिए। अगर मैं बात करूं अशोक का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे भैया जो अशोक हैं इनका जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में, या 304 बीसी जिसे हम कह देते हैं। इसमें सम्राट अशोक का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो इनके माता पिता का नाम पिछली वाली वीडियो में हमने वैसे बात तो कर ली थी, लेकिन चलिए हम बात कर लेते हैं फिर से कि आखिर सम्राट अशोक की माता का क्या नाम था और इनके पिता का क्या नाम था। सम्राट अशोक की माता का नाम अगर हम बात करें तो इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था? तो आप कहेंगे सुभद्रांगी। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। और अगर हम बात करें इनके पिता के नाम की कि आखिर इनके पिता कौन थे, बौद्ध ग्रंथों में सुभद्रांगी ही नाम मिलता है अशोक की मां का, और इनके पिता का नाम बिंदुसार था। आपको पता ही होगा इसके पहले के शासक बिंदुसार ही थे। आप देखेंगे कभी भी मौर्य वंश जो पहला शासक है उसका नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद आप देखेंगे तो बिंदुसार आएंगे, और इसके पश्चात जब आप देखेंगे बिंदुसार के पश्चात तो आएंगे सम्राट अशोक, या जिसे हम अशोक कहते हैं। तो ये कुछ क्रम है मौर्य साम्राज्य का। तो हमने दो शासकों के बारे में पढ़ लिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में जो इनके पुत्र थे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। और आज बारी है अशोक के बारे में। तो बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तनिक भी चिंता ना कीजिए, और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन में। तो अशोक बहुत ही ज़्यादा योग्य शासक था, बहुत ही बुद्धिमान शासक था। इसने मगध की सीमाओं का खूब ज़्यादा विस्तार भी किया, और इसने कलिंग को भी जीत लिया। आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे या बिंदुसार, ये सभी कलिंग पर उतना ज़्यादा अधिकार नहीं कर पाते। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में तो कलिंग का अधिकार कुछ समय तक रहता है, लेकिन बिंदुसार के शासनकाल में कलिंग फिर से स्वतंत्र हो जाता है और वह पूर्ण रूप से अपने आप में शासन करने लगता है। अब कलिंग इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वहां पर हाथी ज़्यादा पाए जाते थे, और इसी कारण अशोक ने कलिंग पर भी आक्रमण किया, और कलिंग के युद्ध के कारण उसे बहुत ज़्यादा याद भी किया जाता है। तो इन सब के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। उससे पहले हम बात करें तो इनके माता का नाम सुभद्रांगी था, इनके पिता का नाम बिंदुसार था। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, इनके नामों का उल्लेख, जैसे इनके कई नाम हैं, देव नाम, प्रियदर्शी भी अशोक को कहा गया है। तो इनके कई नाम हैं। इन्हें चंड अशोक भी कहा गया है क्योंकि ये हमेशा क्रोधित रहते थे। यानी ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म में, तो ऐसा वर्णन मिलता है कि सम्राट अशोक बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक थे। जब तक उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया था, बहुत ज़्यादा क्रूर थे और बहुत ज़्यादा मतलब क्रोधित शासक थे, जो गुस्सा बहुत जल्दी इन्हें आता था। इसलिए बौद्ध ग्रंथों में इन्हें चंड अशोक भी कहा गया है। तो इनके नामों का उल्लेख किन अभिलेखों में मिलता है उसे हम जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि अशोक के नाम का उल्लेख किन किन अभिलेखों में मिलता है, क्योंकि हम अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ओके, तो नाम के उल्लेख की बात करें तो सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख आपको मिलेगा मास्की अभिलेख में। आगे हम इसकी भी बात करेंगे कि कौन कौन से नाम का उल्लेख मिलता है। अभी मैं आपको बता दूं कि मास्की अभिलेख में
हमें अशोक के नामों का उल्लेख देखने को मिलेगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो ये सम्राट अशोक वाला जो चैप्टर है कह सकते हैं आप, या ये जो पार्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए भी, इसलिए हम इसे 2 पार्टों में पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको सम्राट अशोक के बारे में, उनके युद्ध के बारे में, उनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, और उसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें हम इनके अभिलेखों के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो मास्की अभिलेख, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा मास्की अभिलेख में क्या क्या नाम दिए गए हैं। और अगर हम बात करें गुर्जरा, ये 2 अभिलेख ऐसे थे जिसमें इनके नाम के संदर्भ में व्याख्या मिली, इनके नामों के बारे में उल्लेख मिला। तो ये 2 उल्लेख हैं भैया। अब इतनी चीजें तो आपको पता ही हो गई। जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ, माता का नाम सुभद्रांगी, पिता का नाम बिंदुसार, और नाम का उल्लेख 2 अभिलेखों में मिलता है, मास्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख। इतनी चीजें आपको पता हो गई। अगर हम बात करें अब पत्नी के बारे में, इनके पत्नी को लेकर अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि इनकी 2 प्रमुख पत्नियां थीं, 2 प्रमुख पत्नियां थीं, अगर हम बात करें तो इनकी 2 प्रमुख पत्नियां थीं। वैसे राजा महाराजा बहुत सारी शादियां करते थे, लेकिन जो 2 प्रमुख थीं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि सारी पत्नियों के नाम लिख लें, इतना ज़्यादा डिटेल में चले जाएं, तो उसके लिए उतना नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो अगर हम बात करें इनके दोनों पत्नियों में जो प्रमुख पत्नियां थीं उनकी, तो अगर हम बात करें तो पहली पत्नी का नाम आप लिखेंगे कारुवाकी। कारुवाकी, ये जो कारुवाकी थी ये इनकी ही पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? तो ये अशोक की पत्नी थी, सम्राट अशोक की पत्नी, और ये अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी। सबसे प्रिय पत्नी थी कौन? तो आप कहेंगे कारुवाकी। कारुवाकी कौन थी? तो भैया ये कलिंग की राजकुमारी थी। कलिंग की राजकुमारी थी, कलिंग की राजकुमारी। ये कलिंग की ही राजकुमारी थी जिसे अशोक ने जीत लिया था, उसी की राजकुमारी हुआ करती थी कौन? कारुवाकी। और ये सम्राट अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी। आप देखेंगे इनके अभिलेखों में, सम्राट अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी का जिक्र मिलेगा, इनके लिए भी अभिलेख में लिखा हुआ मिलेगा। यानी ये सबसे महत्वपूर्ण रानी थी। एक होता नहीं महारानी, तो वही महारानी थी कारुवाकी, यानी कि इनके आदेश भी चलते थे राज्य में। तो इतनी चीजें हो गई। और ऐसा भी माना जाता है कि कलिंग युद्ध का कारण सिर्फ हाथी ही नहीं था, हाथी ही प्राप्त करना नहीं था, एक कारण ये भी था क्योंकि अशोक कारुवाकी से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उड़ीसा यानी कि कलिंग पर आक्रमण किया था, ऐसा भी कहा जाता है। इन सब के बारे में अभी हम आगे जानेंगे। और अगर हम बात करें दूसरी प्रमुख पत्नी, तो उनका नाम था महादेवी। जो दूसरी महत्वपूर्ण पत्नी थी उनका नाम क्या था? महादेवी। महादेवी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महादेवी की 2 संतानें थीं और जिनसे परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। वह संतानें कौन कौन सी थीं? तो एक तो इनकी पुत्र थे, एक तो इनका एक पुत्र था और एक पुत्री थी। और आपने बचपन में कहानियां जरूर सुनी होंगी। अगर मैं बात करूं इनके पुत्र की, तो इनके पुत्र का नाम था महेंद्र, तथा अगर मैं बात करूं कि महादेवी के पुत्री का क्या नाम था, तो आप कहेंगे संघमित्रा। तो भैया ये अशोक के 2 संतानें थी जिनका नाम था महेंद्र तथा संघमित्रा। महेंद्र अशोक का पुत्र था और संघमित्रा पुत्री थी अशोक की, या आप कह सकते हैं महादेवी जो उनकी रानी थी, उनसे ये संतानें हुई थी। और अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। और परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने किसको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था, तो वो कौन था? तो महेंद्र तथा संघमित्रा। तो आप लिख लीजिएगा महेंद्र तथा संघमित्रा, दोनों को, इन दोनों को आप लिख लेंगे, पूरा नहीं लिखते हैं, दोनों को श्रीलंका में, दोनों को श्रीलंका में, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा, प्रचार प्रसार लिए भेजा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। किनको किनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था? तो महेंद्र तथा संघमित्रा को, जो उनकी संतानें थीं अशोक की। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जो हमने यहाँ पर बात की है।
वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, अगर हम बात करें कि सम्राट अशोक ने कितने समय तक शासन किया, यानी कि इनका शासन काल क्या था, तो अगर मैं अशोक के शासन काल की बात करूं, सम्राट अशोक के शासन काल की बात करूं, अब हम बात करेंगे इनके शासन काल की। तो भैया शासन काल अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिंदुसार के 2 पुत्र थे, मैंने आपको बताया था। एक जो प्रमुख पुत्र था, वैसे तो 101 पुत्र थे, लेकिन जो पहला प्रमुख पुत्र था वो सुसीम था और दूसरा अशोक थे। बिंदुसार सुसीम को ज़्यादा पसंद करता था और उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। तो आप देखेंगे जो बिंदुसार है उसकी डेथ कब होगी, तो 273 बीसी में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो अशोक है यह गद्दी पर कब बैठेगा, तो आप कहेंगे भैया यह गद्दी पर 269 बीसी में बैठेगा। तो आप कहेंगे भैया कि जब बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन ये 4 साल बाद क्यों गद्दी पर बैठ रहा है, तो इसका रीजन ये था क्योंकि अशोक जो था इसके 101 भाई थे और इन 101 भाइयों में जो सबसे प्रिय था बिंदुसार का, जो इनके पिता थे बिंदुसार, ये बिंदुसार, इनके पिता बिंदुसार का सबसे प्रिय कौन था, तो सुसीम था। तो जो बिंदुसार थे वो सुसीम को ही राजा बनाना चाहते थे, लेकिन अशोक ऐसा नहीं चाहता था। तो इसके पश्चात क्या हुआ, इन 4 वर्षों के मध्य में इन 101 भाइयों के मध्य संघर्ष चला, या आप कह सकते हैं कि भाइयों के मध्य संघर्ष चला या राज्य गद्दी प्राप्त करने के लिए संघर्ष चला। इसलिए जो अशोक का शासनकाल है वो 269 बीसी से जोड़ा जाएगा, 269 बीसी से लेकर 232 बीसी तक इसका शासनकाल जोड़ा जाएगा। कब से कब तक, तो आप कहेंगे 269 बीसी से 232 बीसी तक इसका शासनकाल जोड़ा जाएगा। हालांकि बिंदुसार जो इसके पिता थे, इसकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व में ही हो गई थी, लेकिन क्या था कि 4 वर्षों तक संघर्ष चला राज्य गद्दी के लिए कि आखिर शासक कौन बनेगा। और उसके पश्चात बौद्ध ग्रंथ में तो ऐसा भी वर्णन मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर वह राजा बना था। अभी मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर हम बात करें तो अशोक का शासनकाल इतने से इतने तक चला और यह राधा गुप्त की मदद से शासक बना था। आप लिख लीजिएगा कि अशोक राधा गुप्त की मदद से, राधा गुप्त ये मंत्री हुआ करता था, या आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री हुआ करता था। राधा गुप्त, सॉरी 2 मिनट, राधा गुप्त की मदद से शासक बना। मदद से क्या बना, तो आप कहेंगे शासक बना। अशोक राधा गुप्त की मदद से क्या बना था, तो मगध का शासक बना था। आप देखेंगे तो एक पुस्तक है बौद्ध ग्रंथ की, दिव्यावदान। क्या पुस्तक है, तो आप कहेंगे दिव्यावदान। दिव्यावदान, दिव्यावदान में वर्णन मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, अपने 99 भाइयों की हत्या कर शासक बना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। दिव्यावदान क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है, आप लिख लीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ है और इसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और फिर वह मगध का शासक बना था और 4 वर्ष के लिए यही संघर्ष चला था। ऐसा बौद्ध ग्रंथ में माना गया है, लेकिन ऐसा इतिहासकार नहीं मानते। मैंने पिछली वाली क्लास में भी बताया था, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है, या जो राइटर थे वो अतिशयोक्ति में ऐसा लिख सकते हैं कि 1-2 को मारा हो, बता दे हूँ 99, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ क्या है, या बौद्ध धर्म जो है वो दिखाता है कि शासन के पहले वो एकदम क्रूर हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उसने बौद्ध धर्म को
अपनाया, शामिल हुआ तो एकदम वो दयालु हो गया। तो ऐसा इतिहासकार नहीं मानते हैं। ऐसा ये भी हो सकता है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ऐसी कहानियां बना दी हो सकता है अशोक ऐसा ना रहा हो, क्योंकि इतिहासकार इसलिए नहीं मानते। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, भैया अशोक भैया शासक बन गए और अब ये करेंगे कुछ ऐसे काम जिन्हें अब हमें जानना है और अब हम जानना शुरू भी करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो शासक ये 269 BC में बनी और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात या 8वें वर्ष, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 8 वर्ष पश्चात, या आप लिख सकते हैं 8वें वर्ष। 8 वर्ष पश्चात ना लिखिए, 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो अब होगा भैया कलिंग का युद्ध। तो आप इतना चीजें नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे कलिंग के युद्ध की। फटाफट नोट करिए, मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही है। चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ये दिव्यावदान नहीं है, दीपवंश है। ये बात लिख लीजिएगा, गलती से दिव्यावदान निकल गया क्योंकि दास से दोनों थे ना, तो कभी कभी हो जाती है। अगर मैं बात करूँ तो दीपवंश, दीपवंश भी एक बौद्ध ग्रंथ ही है। श्रीलंका का बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। तो दीपवंश में ऐसा वर्णन मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध की राजगद्दी को हासिल किया था। तो यहाँ पर दीपवंश कर लीजिएगा, दिव्यावदान गलती से हो गया। चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ और आगे की चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। फटाफट इरेज करते हैं और बात करते हैं आगे जो टॉपिक आने वाला है, कलिंग का युद्ध। बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी और आप इस क्लास को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। अगर आपको 1% भी मुझसे फ़ायदा हो रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसी से एनर्जी मिलती है और इसी से हमारी इच्छा होती है कि और हम वीडियोस बनाते रहें, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट डिलीवर करते रहें। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नोट्स चाहिए तो स्टडी विथ मिलन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, कभी कभी भूल जाता हूँ लिंक देना। तो स्टडी विथ मिलन जो चैनल का नाम है वही सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। वहाँ पर आपको नोट्स के लिए चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर मैं नोट्स डाल दिया करता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में बेहतरीन तरीके से। तो चलिए अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद होगा कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध। अब हम बात करने वाले हैं कलिंग के युद्ध की, क्योंकि अशोक ने कलिंग का युद्ध अपने शासन के 8वें वर्ष लड़ा था। यानी कि कहने का मतलब यह 269 तक इसने राज्याभिषेक किया था और इसके 8वें वर्ष, 8 वर्ष पश्चात इसने 261 में या 8वें वर्ष कह सकते हैं, यहाँ पर इसने आक्रमण किया था 261 BC में। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि कलिंग का युद्ध आखिर हुआ कब था, तो इस बात की अगर मैं बात करूं तो यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब यह युद्ध हुआ तो इस समय कलिंग का शासक कौन हुआ करता था, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इस समय कलिंग का शासक कौन था। तो भैया कलिंग का शासक हुआ करता था नंदराज। क्या नाम था उसका, तो आप कहेंगे नंदराज। नंदराज शासक हुआ करता था। आप पूछेंगे भैया कलिंग युद्ध का कारण क्या था, तो जो सबसे प्रमुख कारण था वो था हाथी। क्योंकि जो कलिंग है वो वर्तमान का उड़ीसा उस क्षेत्र में आता है और उस क्षेत्र में हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे और प्राचीन काल में हाथी युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट होता था, इसलिए यह युद्ध हुआ था। आप देखेंगे मैप में, अगर मैं बात करूं तो ऐसे बना देता हूं, ज़्यादा सटीक मुझे आता नहीं है बनाना। तो आप समझ लीजिए ये इंडिया का मैप है, तो आपको उड़ीसा कुछ इस क्षेत्र में मिलेगा। इस वाले क्षेत्र पर क्या मिलेगा आपको, उड़ीसा मिलेगा।
आप मैप में देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र पर उड़ीसा मिलेगा, इसके ऊपर पश्चिम बंगाल मिलेगा, इधर आपको झारखंड मिलेगा, तो उड़ीसा आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर वन जंगल बहुत ज़्यादा होते थे। आप देखेंगे नेचर की ब्यूटी उस साइड में ज़्यादा होती भी है, प्राकृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पर वन ज़्यादा थे। और वनों में हाथी भैया बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, जिसे हम कहते हैं एलिफेंट। और प्राचीन इतिहास में क्या होता है कि उतना ज़्यादा घोड़े वोड़े का प्रचलन नहीं था तब था। आप देखेंगे वैदिक काल के जो आएंगे, क्या कहते हैं, आर्य, वो घोड़े के साथ ही आते हैं, तो था प्रचलन। लेकिन जो उस समय के समय था, उस समय आप देखेंगे तो हाथी का प्रचलन ज़्यादा था। हाथी का प्रचलन कहने का मतलब कि हाथी का उपयोग ज़्यादा युद्ध में होता था। जिसके पास हाथी ज़्यादा होती थी वो युद्ध जीत जाता था। अब हाथी ज़्यादा होने का क्या मतलब कि हाथी बहुत विशाल होता है और छोटी छोटी सेना ऐसे ऐसे चल रही है। अगर उस पर एक बड़ा सा हाथी गिर जाए, तो अगर हाथी मर भी जाता है, समझ लीजिए हाथी पर बैठा कोई सिपाही युद्ध लड़ रहा है और युद्ध लड़ रहा है, फिर क्या होता है कि हाथी घायल हो जाता है, गिर जाता है। भैया जब हाथी गिरेगा तो छोटा सा होता तो नहीं है, बड़ा होता है, गिरेगा तो 10-15 लोगों को वैसे ही मार डालेगा और ज़्यादा लोगों को मार डालेगा। तो ठीक उसी तरीके से प्राचीन काल में क्या था, हाथियों का युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस कलिंग युद्ध का प्रमुख कारण बताया जाता है हाथी, क्योंकि हाथी बहुत जरूरी थे आगे राज्य विस्तार के लिए। तो कारण अगर हम बात करें तो हाथियों को पाना ही इसका मुख्य मकसद था, हाथी प्राप्त करना, हाथी प्राप्त करना, क्योंकि कलिंग में हाथी बहुत ज़्यादा पाए जाते थे और इसी कारण यह युद्ध हुआ हाथियों के लिए, क्योंकि प्राचीन काल में हाथी बहुत महत्वपूर्ण था। आगे आप देखेंगे मध्यकाल में घोड़ों का महत्व बढ़ जाएगा, फिर देखेंगे नए नए अस्त्र शस्त्र आने लगेंगे, तो इन सबका प्रयोग कम होगा, फिर अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख या आप कहेंगे उपयोग ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही कुछ मुख्य रीजन थे। एक तो ये रीजन था, लेकिन कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो कारुवाकी थी कलिंग की राजकुमारी, उनसे अशोक प्रेम करते थे और इस कारण भी यह युद्ध हुआ था। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कारुवाकी से प्रेम, कारुवाकी से प्रेम। अगर हम एक कारण और बात करें तो आप देखते हैं कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ व्यापार भी हुआ करते थे। तो इधर समुद्री तट है और यहाँ से व्यापार भी किया जा सकता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि व्यापार का भी रीजन था। लेकिन मेनली यही 2 रीजन थे जिन्हें हमें जानना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं है। हाथियों के कारण हुआ था, बस ये जान लीजिए। अब भैया ये युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में, और भैया जब ये युद्ध हुआ तो एक तरफ थे अशोक और एक तरफ थे कलिंग शासक नंदराज। ये घनानंद वाले नहीं है नंद, ये नंदराज अलग हैं, ये कलिंग के शासक है। कलिंग वर्तमान का उड़ीसा ही है, ये कलिंग जो है ये उड़ीसा का ही क्षेत्र है। प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था, अब उड़ीसा क्षेत्र है, होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हाथी ज़्यादा पाए जाते थे, इसीलिए युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भैया अशोक की सेना बहुत डेंजरस थी, इसलिए यह जीत गई और नंदराज हार गए। हालांकि कलिंग भी बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। इसके पहले जितने शासक आए से महापद्मनंद को छोड़कर महापद्मनंद ने कलिंग को जीत लिया था। इसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद कोई भी शासक कलिंग को नहीं जीत पाया था, अशोक ही ऐसा शासक हुआ जिसने कलिंग को जीता। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब भैया जब ये युद्ध हुआ तो इसमें अशोक तो विजयी हो गई, ये भैया विजयी तो हो गई, लेकिन इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन होगा? अशोक विजयी हुए, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए। जो ये कलिंग का युद्ध था, इसमें आप लिखेंगे 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए। और अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। क्या बनाए गए? तो आप कहेंगे भैया बंदी बनाए गए। अब सोचिए इतना भयंकर नरसंहार हुआ इस युद्ध में कि 1 लाख, आज के समय में 1 लाख भी बहुत बड़ी संख्या है। और ये तो प्राचीन काल है जब भारत में जनसंख्या भी कम हुआ करती थी, और तब के समय में 1 लाख लोग मर गए। सोचिए कितने घर परिवार उजड़ गए होंगे। कहा जाता है कलिंग के गांव
साफ हो गए थे। अशोक ने कलिंग को तबाह कर दिया था, ये आप कह सकते हैं। कलिंग को एकदम ध्वस्त कर दिया था। इतना भयंकर युद्ध हुआ था, इतना भीषण युद्ध हुआ था कि इस युद्ध के बाद जमीन जो थी वो रक्त से लाल हो गई थी। और भैया अशोक, इस युद्ध के बाद उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित हुआ, क्योंकि युद्ध तो जीत गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इधर उधर सारी जगह रक्त ही रक्त है, भीषण नरसंहार है, किसी की पत्नी रो रही है, किसी का बेटा मर गया है युद्ध में, किसी की माँ रो रही है, किसी का बाप रो रहा है, किसी के घर में बेटा भी मर गया, पिता भी मर गया, मतलब जितने लोग थे सब मर गए पुरुषों में। उनके रोने को देखकर इन सभी चीज़ों से मन बहुत ज़्यादा विचलित हुआ। अशोक को लगा कि इन सभी चीज़ों का क्या फ़ायदा है, युद्ध लड़ते हैं हम, राज्य को जीतते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, हानि प्रजा की ही होती है। कोई भी युद्ध होगा आप देखेंगे तो जो युद्ध लड़ने वाले देश होते हैं वो तो आदेश दे देंगे, लेकिन युद्ध लड़ता कौन है? सेना लड़ती है। हानि किसकी होती है? सेना कहाँ से आती है? प्रजा से आती है। तो हानि किसकी हुई? प्रजा की हुई। कौन रोएगा? नेता नहीं रोएंगे, नेता तो लड़ लेंगे। आप इस समय देख रहे होंगे इराक और इज़राइल में जो युद्ध हुआ करते हैं और कोई उधर करते हैं, तो इसमें परेशान कौन होता है? प्रजा ही, जो जनता है वही परेशान होती है। तो इसी कारण इतनी भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का मन एकदम विचलित हो गया। और मन विचलित हो गया तो इसके पश्चात उसने बौद्ध धर्म क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। उसका मन उब गया कि अब युद्ध नहीं लड़ना है, उसका मन एकदम विचलित हो गया। तो आप लिखेंगे इसके बारे में कि भीषण नरसंहार को देखकर, भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का मन बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ या विचलित हुआ, कुछ भी आप कह सकते हैं, दुखी हुआ। तथा इसके पश्चात उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, ये बात आप लिख लेंगे। उम्मीद है आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। देख लेता हूँ ये कट तो नहीं रहा है वीडियो में, नहीं तो बगल में लिख दो। नहीं, एकदम विजिबल है सारी चीज़ें। तो इतनी चीज़ें हो गई। इस भीषण नरसंहार को देखकर जो अशोक था उसका मन एकदम परिवर्तित हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कलिंग युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। मैंने महापद्मनंद वाले में वैसे बता दिया था आपको, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ क्योंकि कोई चीज़ें छूटे ना। तो अगर मैं बात करूँ, आपसे पूछा जाए कि कलिंग युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो आप कहेंगे कलिंग युद्ध की जानकारी, कलिंग युद्ध की जानकारी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। एक शासक थे खारवेल, जो चेदी वंश के शासक हुआ करते थे। किस वंश के? तो आप कहेंगे चेदी वंश के शासक थे और ये कलिंग के ही शासक हुआ करते थे, बहुत ही महान शासक थे। लेकिन वो ये नंदराज के बाद में हुए हैं, यानी कि इस युद्ध के बाद में हुए हैं, लेकिन इन्होंने इस घटना का वर्णन किया है, इस युद्ध का वर्णन किया है अपने अभिलेख में। तो खारवेल की बात करें तो कलिंग के महान शासक थे, बहुत ही योग्य शासक थे और बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। कलिंग के, खारवेल के शासक, कलिंग शासक आप कह सकते हैं। तो कलिंग शासक यानी नंदराज के बाद जब ये वंश खत्म हुआ तो इसके पश्चात चेदी वंश का शासन हुआ कलिंग पर, और इसी चेदी वंश में एक शासक हुए खारवेल, बहुत ही महान शासक, बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। तो इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया था, इनका एक अभिलेख है और इनके अभिलेख का क्या नाम है? तो आप कहेंगे भैया इनके अभिलेख का नाम है हाथी गुफा अभिलेख, या कहीं कहीं से हाथी गुम्फा अभिलेख भी कह देते हैं, कोई नहीं,
चाहे जो हो आप लिख लीजिएगा हाथी गुफा अभिलेख, या कहीं कहीं इसे हाथी गुम्फा अभिलेख भी कहा जाता है, हाथी गुफा अभिलेख। तो इसी हाथी गुफा अभिलेख से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जाए कि कलिंग युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो आप कहेंगे कलिंग युद्ध की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख किसने बनवाया था, तो आप कहेंगे कलिंग शासक खारवेल, जो चेदी वंश के शासक थे, इन्होंने बनवाया था, या आप कह सकते हैं इन्होंने ये अभिलेख इन्होंने जारी करवाया था, और इसमें कलिंग युद्ध की भी जानकारी मिलती है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने ये चीज़ें बता दी हैं। अब क्या हुआ, भीषण नरसंहार को देखकर दुखी हुआ अशोक का मन, और इसके पश्चात सम्राट अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन किया, या आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म को क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया या अपना लिया, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित था। और बौद्ध धर्म की जो मुख्य टैगलाइन थी वो थी अहिंसा परमो धर्मा, यानी अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना है, और यही उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने यह धर्म अपना लिया। अब इसके पश्चात अगर हम बात करें तो परीक्षा में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, तो भैया आप कहेंगे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कलिंग को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, तो आप लिख लीजिएगा, सॉरी कलिंग को नहीं अशोक को, आप लिखिएगा परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, बौद्ध धर्म की शिक्षा। आपसे पूछा जाए कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, तो आप कहेंगे भैया अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी, उपगुप्त ने दी थी। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट्स नहीं दे पाते जवाब, तो ये ध्यान रखिएगा कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। ओके, इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, शिक्षा तो उपगुप्त ने दी, लेकिन जो धर्म परिवर्तन था ये किसने करवाया, तो आप कहेंगे अशोक का धर्म परिवर्तन, अशोक का धर्म परिवर्तन। आपसे पूछा जाए कि अशोक का धर्म परिवर्तन किसने करवाया, तो आप कहेंगे भैया मोगली पुत्र तिस्य, सॉरी क्या, मोगली पुत्र तिस्य, मोगली, कहीं कहीं इन्हें मोगली पुत्र कहा जाता है, कहीं कहीं इन्हें मोगली पुत्र ही लिख दिया जाता है, कहीं कहीं क्या लिख दिया जाता है, तो चाहे जो लिख लीजिए, कहीं कहीं इन्हें मोगली पुत्र ही लिख दिया जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, इन्हें मोगली पुत्र भी कह दिया जाता है, और कहीं कहीं आधा ता ना लगा त्रा ही कह दिया जाता है, मोगली पुत्र। इनका पूरा नाम था मोगली पुत्र तिस्य, या तिस्य कह सकते हैं, मोगली पुत्र तिस्य, ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही अशोक का धर्म परिवर्तन कराया था, या आप कह सकते हैं बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कराया था मोगली पुत्र तिस्य ने। आप देखेंगे ये तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी थे। अगर हम बात करें तो अशोक के ही शासनकाल में, इसके शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में क्या होता है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, और 251 बीसी में यह आयोजन होता है। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें कि आखिर इनके अध्यक्ष कौन थे, तो वही सेम जो अभी हमने लिखा है, मोगली पुत्र, मोगली पुत्र तिस्य, इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे मोगली पुत्र तिस्य, ये आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो यह यहीं पर हुई थी, आप कहेंगे पाटलिपुत्र में यह हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो आप कहेंगे 251 बीसी में पाटलिपुत्र, जो वर्तमान का पटना है, यहीं पर हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति, और इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे, और अशोक का धर्म परिवर्तन भी इन्होंने ही कराया था। अशोक के द्वारा ही बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा गया था, जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। तो आप लिख लीजिएगा कि अशोक के द्वारा तीसरा पिटक, आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं,
सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो जो अभिधम्म पिटक है अशोक के द्वारा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म में जोड़ा गया। तीसरा पिटक जिसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म में जोड़ा गया। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी जो हमने आपको बताई हैं। इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग सही है, क्योंकि ये जब से ये होने लगा है कि मैं पढ़ा देता हूँ क्लास और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, तब से बहुत ज़्यादा डर लगा होता है कि कहीं रिकॉर्डिंग ऑफ तो नहीं हो गई, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। नोट करिए। चलिए आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैं इसे रेज कर देता हूँ। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। बताएं, मैं चाहूँ तो ऐसे लिख के लाया करूँ और आपको ऐसे लेक्चर दे दिया करूँ फटाफट, लेकिन क्या है, मुझे हर चीज़ें समझानी है। जब क्लास में खुद मैं लिखता हूँ तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, उससे अच्छा लगता है। क्लास आपको समझ में आती है, आप साथ में नोट करते हुए भी चलते हैं। पहले ही इतना मैं लिख कर ले आऊँ और फिर आप अच्छे से नोट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहेंगे ये सर पहले ही लिख कर ले आए हैं, तो वैसे मज़ा नहीं आता। टीचर वही जो पूरा इरेज रहे। अब कोई चीज़ें ऐसी हैं जो फटाफट पढ़ानी है तब तो लिख लिया, लेकिन ऐसे पढ़ाने में ज़्यादा आनंद आता है। ओके, तो इससे ज़्यादा अच्छा रहता है कि साथ में लिखते हुए चलें, आपको पढ़ाते हुए चले। सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें बतानी भी है मुझे, तो बेहतर तरीके से आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। ये आदित्य बैच जो है ना, मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत इसी बैच में की है। ये मेरा पहला ऐसा बैच होगा ना जिसमें मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और आपको एकदम एक क्लास का। इसके बाद आप इतिहास पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको कहीं और ये दिक्कत नहीं होगी। वनडे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे अपर में जाना है तब भी आप बहुत कुछ जान रहे होंगे, क्योंकि मैं एडवांस भी आपको बता देता हूँ। अब डीप में जाना है तब तो ये रहेगा, लेकिन आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी। आप यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आप रिलेट कर लेंगे सारी चीज़ें। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं कुछ कार्यों के बारे में, क्योंकि बौद्ध धर्म तो इन्होंने अपना लिया। अब ये कुछ ऐसे कार्य करेंगे अच्छे अच्छे वाले, कि जैसे पहले तो कलिंग युद्ध लड़ लिया, लेकिन अब ये धर्मात्मा हो जाएगा। आप देख लीजिए, समझ लीजिए अशोक के बारे में। देखिए, एक क्या है कि एक समय है कि समझ लीजिए ये पॉइंट है जब इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाया किसने? तो भैया अशोक ने। यह एक समय लाइन है, आप कह सकते हैं टाइम लाइन है, कि हम समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। ये एक पॉइंट है जहाँ पर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे पहले क्या हुआ करता था? यह युद्ध लड़ा करता था, युद्ध लड़ा करता था, और इसने भैरी घोष की नीति अपनाई थी। भैरी घोष की नीति अपनाई थी। हाँ, और इसके पश्चात आप देखेंगे तो यह धम्म घोष की नीति अपनाएगा। धम्म घोष की नीति अपनाएगा, यानी धर्म की नीति अपनाएगा। इससे पहले भैरी में होता है शत्रु, यानी शत्रुओं का अंत करने के लिए यह नीति इसने अपनाई थी। इसमें युद्ध लड़ता था। बौद्ध धर्म के पूर्व यह कलिंग वारिस भी इसने की थी। तो ये सारी चीज़ें इससे पहले लड़ा था, लेकिन इसके बाद क्या होगा? ये धर्मात्मा हो जाएगा, और ये बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा। धर्मात्मा हो जाएगा, ओके, और बहुत अच्छे अच्छे काम करेगा, एकदम सुधर जाएगा, यानी कि पाप नहीं करेगा। तो अब हम इसके बाद वाली कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो इसने प्रमुख कार्य किए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ यहाँ पर कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मुझे समझ में आता है ना, ज़्यादा एज तो मेरी है नहीं, आप सभी के एज का ही हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो मैं जहाँ पर मुझे दिक्कत आई थी वहाँ मैं आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से। ओके, अगर मैं बात करूँ तो इसने कुछ स्तूप भी बनवाए थे। जैसे आप कहेंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने सांची स्तूप, आपसे पूछा जाएगा कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहेंगे सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। सांची स्तूप कहाँ पर है? तो भैया मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। एमपी यानी मध्य प्रदेश। और इसने एक और स्तूप बनवाया था जिसका नाम है धमेख स्तूप। धमेख स्तूप। आपसे पूछा जाए कि धमेख
स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो आप कहेंगे अशोक ने। कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये वाराणसी में स्थित है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन दोनों स्तूपों का क्या किया? निर्माण करवाया। अशोक ने सांची स्तूप तथा धमेक स्तूप का निर्माण करवाया। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म अपनाने के 10वें वर्ष यह बोध गया था। ये आप लिख लीजिएगा कि बौद्ध धर्म अपनाने के बौद्ध धर्म अपनाने के 10वें वर्ष अशोक बोध गया। कहाँ पर गया था? तो बोध गया में गया था, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में गया। आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म अपनाने के 10वें वर्ष अशोक कहाँ यात्रा करने गया था? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म अपनाने के 10वें वर्ष अशोक बोध गया था। ये बहुत ही पवित्र स्थल है बौद्ध धर्म के लिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, बौद्ध धर्म अपनाने के 20वें वर्ष की अगर हम बात करें तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है, जो ये वाला लिख रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म अपनाने के 20वें वर्ष यानी 20 साल बाद या 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी गया। लुम्बिनी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। लुम्बिनी गया। आपने आंसर नहीं दिया, पिछले वाले वीडियो में हमने पूछा था आपसे प्रश्न और उसका आंसर आपने नहीं दिया। दीजिए भैया, अगर आप इतना वीडियो नहीं देखते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो देखिए अगर वीडियो तो कमेंट जरूर करिए। अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म अपनाने के 20वें वर्ष अशोक कहाँ गया था? तो लुम्बिनी गया था। आपसे कहा जाए कि लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। नेपाल में पड़ता है वर्तमान में लुम्बिनी, तो यहीं पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लुम्बिनी गया, ये क्या है? महात्मा बुद्ध जी की जन्मस्थली है। आप लिख लीजिएगा बुद्ध की जन्मस्थली या जन्म स्थान, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो लुम्बिनी जब यह दर्शन करने गया अपने बौद्ध धर्म अपनाने के 20वें वर्ष, तो इसने लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया। क्या कर दिया था? तो टैक्स फ्री कर दिया था। आप लिख लीजिएगा किसने लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया? लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया। आपसे पूछा जाएगा कि लुम्बिनी को टैक्स फ्री किस शासक ने किया था? तो आप कहेंगे अशोक ने किया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है भैया? तो नेपाल के रुम्मनदेही अभिलेख से। रुम्मनदेही अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रुम्मनदेही अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी जो मैंने आपको बताई कि बौद्ध धर्म अपनाने के 10वें वर्ष अशोक बोध गया था। उसके पश्चात मैं बात करूं तो वह लुम्बिनी गया था और उसने लुम्बिनी में टैक्स फ्री कर दिया था। किसको? लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था, यानी कि वहाँ की जनता से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसकी जानकारी रुम्मनदेही अभिलेख से मिलती है। सांची स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश में करवाया गया अशोक के द्वारा, और धमेक स्तूप वर्तमान में वाराणसी में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा कराया गया था। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी जो मैंने बता दी है। इसने कुछ और प्रमुख कार्य किए थे। इसने पशु बलि पर रोक लगा दी थी। पशु बलि पर अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अशोक ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पश्चात ये बताया क्या था? ये मानता तो बौद्ध धर्म को था, लेकिन ये सभी धर्मों का आदर सत्कार करता था, सबको सम्मान देता था, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, जैन धर्म हो, या चाहे वो कौन सा धर्म था, आजीवक संप्रदाय वाला धर्म हो, सबको सम्मान की दृष्टि से देखता था। तो आप देखेंगे क्योंकि प्राचीन काल में इस्लाम धर्म तो था ही नहीं, क्रिश्चियन भी नहीं था, यही सारे धर्म थे जो प्राचीन है। सबसे प्राचीन सनातन धर्म, फिर आप देखेंगे जैन धर्म,
फिर बौद्ध धर्म। तो ये सारे प्राचीन धर्म थे। तो ये सभी धर्मों का सम्मान करता था अशोक, सभी धर्मों का सम्मान करता था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। ये बातें आपको क्लियर होंगी कि यह सभी धर्मों का सम्मान करता था। इसकी जानकारी आप इससे भी मिलेगी कि शासन के अंतिम वर्ष, शासन के अंतिम समय, शासन के अंतिम समय अशोक ने आजीवक संप्रदाय को, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय को बराबर की गुफाएं दान दे दी थी। एक बराबर की गुफाएं थी, उसे दान में दिया था। तो लिख लीजिएगा। तो इस बात से जानकारी मिलती है सिर्फ अपने धर्म के लिए ही कार्य नहीं किया इसने, बराबर की गुफाएं आजीवक संप्रदाय को भी दान में दे दी। गुफाएं दान में दे दी, दान की, लिख लीजिए, दान की। ये बातें आपको क्लियर होगी। आजीवक संप्रदाय के अगर आपसे पूछा जाए कि शुरुआत किसने की थी, तो मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये बातें आपको क्लियर होंगी। इसके पश्चात मैं बात करूं तो इसने कुछ नगरों के भी निर्माण कराए। अशोक ने कुछ नगरों को बसाया। आप देखेंगे अशोक द्वारा बसाए गए नगर, बसाए गए नगर की अगर मैं बात करूं तो अशोक के द्वारा कुछ प्रमुख नगर बसाए गए थे। पहला आप देखेंगे तो श्रीनगर, श्रीनगर इसके द्वारा बसाया गया था। कहाँ पर था, तो कश्मीर में। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा ही की गई थी, सम्राट अशोक के द्वारा। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके पश्चात मैं बात करूँ मेरे साथी, तो आप कहेंगे कि एक है देवपत्तनम, देवपत्तनम, या जिसे हम कभी कभी क्या कह देते हैं, ललित पत्तनम भी कह देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम आपको नोट्स में मिल जाएगा, या लिख लीजिए, देवपत्तनम या ललित पत्तनम। तो देवपत्तनम कहाँ पर है, तो ये भैया नेपाल में है। नेपाल में देवपत्तनम नगर की स्थापना की। तो इसने कुछ नगर बसाए थे, उनमें से 2 नगर प्रमुख हैं, श्रीनगर कश्मीर और देवपत्तनम नेपाल। तो ये कुछ चीज़ें इसने की थी। तो ये सारे इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। ये भारत का पहला शासक था जिसने राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराया। प्रथम शासक, भारत का प्रथम शासक, भारत का प्रथम शासक जिसने राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराया, जिसने राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराया, राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण करवाया। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद है कि यह भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने राष्ट्रीय उद्यानों का भी निर्माण कराया था। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब मैं बात करूं तो अशोक की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा कुणाल बनता है शासक, फिर दशरथ बनता है, और उसके बाद आप देखेंगे दशरथ के पश्चात कौन बनेगा शासक, तो दशरथ के पश्चात बनेगा शासक बृहद्रथ। फिर बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाएगी, और फिर क्या होगा कि मौर्य काल का अंत हो जाएगा। देख रहा हूँ कि वीडियो सारी चीज़ें सही चल रही हैं। जी हाँ, चल रही हैं सही। 50 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट रुकिए, मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। फिर अभिलेख हम कल पढ़ लेंगे और फिर अगले दिन से शुंग वंश। ओके, तो इसका जो मौर्य वंश है समाप्त कर देता हूँ, लेकिन जो अभिलेख वाला पोर्शन है वो मैं तुम्हें कल पढ़ाऊँगा, क्योंकि क्या है वो डिटेल में है, उसमें अशोक के अभिलेखों की चर्चा है। तो इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर ही हो गई होंगी। फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे की चीज़ों के बारे में तुरंत ही बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे अशोक की मृत्यु आप देखेंगे तो 232 ईसा पूर्व में हो जाएगी। 232 ईसा पूर्व में आप लिख लीजिए। एक महान शासक था और इसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में, अशोक की मृत्यु, इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कौन कौन से शासक बने, तो अशोक के पश्चात अशोक का ही एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, तो इस अशोक के पुत्र का नाम था कुणाल। क्या नाम था, तो आप कहेंगे कुणाल नाम था। कुणाल शासक बना। बहुत दिनों तक यह शासन नहीं कर पाया था,
योग्य शासक था, लेकिन इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो कुणाल की बात करें तो इसके पश्चात आप देखेंगे एक शासक आएगा दशरथ नाम का। उतना योग्य शासक नहीं, अयोग्य शासक थे ये सभी। दशरथ के पश्चात आएंगे बृहद्रथ। इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। बृहद्रथ, रुकिए गलत लिख गया है, बृहद्रथ लिखते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ तो देखिए, अशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुणाल बना शासक। बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया, इसकी मृत्यु हो गई थी, या आप कह सकते हैं हत्या करवा दी गई थी, तो नहीं बन पाया। फिर उसके बाद दशरथ बना, इन्हीं के वंश का शासक। फिर इनका पुत्र था, या आप कह सकते हैं इनके बाद कोई जो शासक बना दशरथ के बाद वो बना। यहाँ से स्थिति खराब होने लगी थी अशोक के साम्राज्य की। आप देखेंगे अशोक जब बौद्ध धर्म को मानने लगेगा तो बहुत ज़्यादा दयालु हो जाएगा। तो जब आप बहुत ज़्यादा दयालु हो जाएंगे फिर वैसे ही परिवर्तन होने लगेगा, आसपास के राज्य फिर शक्तिशाली होने लगेंगे। आप ज़्यादा दयालु हो गए हैं तो कोई भी शासक दयालु नहीं होना चाहिए। दयालु कहने का मतलब कि धर्मात्मा हो, दयालु हो, लेकिन अपने राज्य विस्तार पर हमेशा फोकस रखे। तो अशोक तक तो सारी चीज़ें सही थी, ये संभाले हुए था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुणाल नाम का योग्य शासक तो आया, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई, या आप कह सकते हैं हत्या करवा दी गई। फिर दशरथ जो है ये उतना अच्छे से नहीं कर पाए शासन, अयोग्य शासक थे। और फिर उसके बाद बृहद्रथ है, ये भी एक अयोग्य शासक था। तो इनके समय में क्या हुआ था कि अब सीमाएं कम होने लगी थी, मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे घटने लगा था, जो चीज़ें थी वो मुक्त होने लगी थी, जो इनकी जिन्होंने जीता था जो क्षेत्र वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा था बृहद्रथ तक। तो इन्हीं बृहद्रथ के एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इन बृहद्रथ के एक मंत्री हुआ करते थे, इन्हीं बृहद्रथ के एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, इन मंत्री का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, इनके द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दी जाएगी। ये जो बृहद्रथ हैं इनकी हत्या कर दी जाएगी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, क्योंकि ये अयोग्य शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि बगीचे में घूम रहे थे आराम से, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, बस पीछे खंजर लेकर पहुंचा और घोंप दिया, क्योंकि यह कह रहा था भैया कि थोड़ा राज्यवाज को विस्तार करो, लेकिन ये एकदम मस्ती में घूम रहे थे भैया। बृहद्रथ तनिक भी ध्यान नहीं देते थे इन सभी बातों का, बस पुष्यमित्र शुंग ने इनको मार दिया। और यह एक ब्राह्मण था, ये जो पुष्यमित्र शुंग था ये ब्राह्मण था, और इसने प्रथम ब्राह्मण वंश की स्थापना की, जिसे हम शुंग वंश कहते हैं। इस ब्राह्मण वंश को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे भैया इस ब्राह्मण वंश को हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब शुंग वंश पढ़ेंगे। तो शुंग वंश की स्थापना हो जाती है, इस साम्राज्य का अंत हो जाता है, मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ऐसी सब चीज़ें हो गई हैं, मैंने यहाँ पर क्लियर करा दिया है। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। एकदम वन शॉट वीडियो है, अशोक के बारे में जानना है तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से। इसके पश्चात जो अगली वीडियो आएगी वो जहाँ तक अभिलेखों के बारे में होगी, अशोक की अभिलेख मैं कवर करा दूंगा, कुछ अशोक के बारे में और चीज़ें बता दूंगा। फिर उसके पश्चात शुंग वंश की शुरुआत हम करेंगे। तो उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रोज़ क्लास देखने आया करिए। और फिर आप सभी को धन्यवाद कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा, और अगर अभी तक देख रहे हैं तो देखते रहिए ऐसे ही। और चलिए मिलते हैं, आप भी आराम कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।